हेलो क्लास 9th, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म GME। और एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सॉल्यूशंस को हम लोगों ने 3 पार्ट के अंदर मिलके कवर किया है, लेकिन आज ये चैप्टर अंडर 20 to 30 मिनट्स में आपको पूरा ही क्लियर करवाने वाली हूँ, जिसके अंदर कोई पार्ट नहीं है, कोई पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सिर्फ ये एक शॉर्ट देख लो, तुम्हारा ये पूरा चैप्टर एकदम चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सारे क्वेश्चंस तुमसे ऐसे एकदम मलाई की तरह लगने वाले हैं, दैट्स माय गारंटी। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो लेट मी टेल यू, 9 to 12 तक के एकेडमिक्स सारे यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल भी है विच इज़ सो न्यू, तो जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ वो सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा टू ज्वाइन द चैनल, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना फॉर द नोट्स। मेजर चीज़ों के लिए कॉपी पेन लेकर प्लीज़ बैठ जाना और हर एक चीज़ को समझते चलना, क्योंकि ये चैप्टर लिटरली केमिस्ट्री का बहुत अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड चैप्टर है, ठीक है। अगर इसको आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ लिया ना, तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको आप अपनी फिंगर टिप्स पे लेके आ सकते हो, दैट्स माय गारंटी सच में। क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टमैटिक चैप्टर है कि हाँ, ये टॉपिक फिर ये एक फ्लो चार्ट बनता जाता है इस चैप्टर का, ठीक है। तो अब वन शॉट में हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। बिल्कुल मत भूलना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अकेडमिक कंटेंट आपको सारा यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन इन जस्ट वन शॉट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर के वन शॉट के अंदर हम लोग बढ़ने किस तरफ वाले हैं, कैसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को फ्लो में लेके जाएंगे। सबसे पहला, चैप्टर का नाम ही अगर मिक्सचर्स है तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मिक्सचर्स एग्जैक्टली होता क्या है। अब ऑलरेडी आप लोग इस चैप्टर से फेमिलियर हो, वन शॉट का काम ही होता है आप लोग फेमिलियर हो, बस आपको एक रिवीजन दे देना, एक क्रिस्प सा रिवीजन आपको दे देना कि हाँ हाँ ये चैप्टर के अंदर था एंड आई एम फेमिलियर विद दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक ऑल्सो, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आपका रिकॉल और रिवीजन भी तरीके से हो जाए। तो मिक्सचर्स तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एग्जैक्टली मिक्सचर्स होते क्या है। सबसे पहले मिक्सचर्स को, क्योंकि आपके चैप्टर का जो नाम है दैट इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि भाई मिक्सचर्स होते क्या है ना, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। उसके बाद में उनके सेपरेशन वाले पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं मिक्सचर्स के ऊपर, मिक्सचर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं वो हम लोग क्लियर करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद में इनकी क्लासिफिकेशन में 2 तरीकों के मिक्सचर्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आपका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये तो सबको ऑलरेडी पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप पे धिक्कार है, ठीक है। चलो, 2 टाइप के आपके मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इसके बाद में आप एक नई टर्म पढ़ते हैं थ्रू एन एक्टिविटी विच इज योर ट्रू सॉल्यूशन, कि भाई ट्रू सॉल्यूशन एग्जैक्टली होते क्या है। 3 टर्म आपकी एक साथ आती हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। ये 3 चीजें हैं आपकी, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। ये 3 चीजें एक साथ चलती है, पैरेलल चलती है, कंपेयर करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, ये भी हम लोग क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड मिक्सचर्स, ठीक है। 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, वो एग्जैक्टली क्या होती है वो हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन को पढ़ने के बाद में फिर एक और आप लोगों के सामने टर्म आती है विच इज योर कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंसंट्रेशन के बाद हम लोग इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, हाउ टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, 3 तरीकों से इसको एक्सप्रेस किया जाता है और यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो 3 तरीके, सबसे पहला आपका होता है मास बाय मास, फिर आपका होता है मास बाय वॉल्यूम और तीसरा आपका होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये 3 तरीके होते हैं हमारे जिससे हम लोग कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज योर टर्म कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी, कि भाई एग्जैक्टली सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी को पढ़ने के बाद में आप लोग इफेक्ट देखते हो कि क्या टेम्परेचर का इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, और इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या पढ़ते हैं भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये एग्जैक्टली होता क्या, ये सब हम लोग आगे इस वन शॉट के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो ये हम लोग सारा का सारा पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, मिक्सचर्स के अंदर। जब मैं बोल रही हूँ आपके चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स, तो मेरे कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली ये जो मिक्सचर्स हैं ये है क्या। तो इतना सब आप लोग सिर्फ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये सब खत्म करने के बाद में आप लोग उनके इस चैप्टर के दूसरे पड़ाव पर पहुंचेंगे दैट इज योर सेपरेशन मेथड्स,
क्या? सेपरेशन मेथड्स, सेपरेशन मेथड्स। अब ये कौन कौन से सेपरेशन मेथड्स हैं? देखो, एक आप लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। क्या पढ़ेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए आप लोग 3 मेथड्स पढ़ेंगे, 1, 2 और 3। और इसके बाद में जब आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पढ़ते हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इसके भी कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए एग्जैक्टली आप लोग किस तरीके से या फिर कौन कौन से सेपरेटिंग मेथड्स को आप लोग पढ़ते हो, वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब सबसे पहले इनमें तो मेजरली आपके 3 ही है, जिसमें सबसे पहला आपका होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है भाई? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को क्लियर करने के बाद में आप लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टिलेशन, कि भाई ये डिस्टिलेशन क्या होता है। और उसके बाद में आप लोग पढ़ने वाले हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी। क्या पढ़ने वाले हो? पेपर क्रोमैटोग्राफी। इन तीनों के अलावा जितने भी आप लोग सेपरेटिंग मेथड्स को देखने वाले हो वो सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर आते हैं, जिसमें कि आप लोग एक देखते हो फिल्ट्रेशन। क्या देखते हो? फिल्ट्रेशन। पानी में से मड को हम लोग किस तरीके से अलग करते हैं वो। इसके बाद आप लोग देखते हो सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या देखते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये क्या होता है ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ऐसे ही बहुत सारे आपके मेथड्स होते हैं। एक होता है सेपरेटिंग फनल। क्या होता है भाई? सेपरेटिंग फनल, ये आप देखने वाले हो। ठीक है, तो इतने सारे आपके मेथड्स हैं। एक कोएगुलेशन भी होता है, कोएगुलेशन। ये सब सेपरेटिंग मेथड्स होते हैं जो कि आप लोग इस चैप्टर के अंदर आगे आगे बढ़ने वाले हो। तो 2 पार्ट्स में चैप्टर आपका डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला आपका पार्ट है क्या? मिक्सचर्स, कि भाई मिक्सचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद में सॉल्युबिलिटी, ट्रू सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन, ये सब पढ़ने वाले हो। जैसे ही मिक्सचर्स को खत्म कर लोगे फिर आप लोग पहुंचोगे सेपरेटिंग मेथड्स के ऊपर। ठीक है, सेपरेशन मेथड्स के ऊपर आप लोग होमोजेनियस मिक्सचर को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हो और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को किस तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा करने के बाद में आपका चैप्टर इज खत्म। ठीक है, यही 2 मेजर स्टेप्स है। ठीक है, तो एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो मिक्सचर्स में हम लोगों को एग्जैक्टली पढ़ना क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि मिक्सचर्स एग्जैक्टली होता क्या है। सबको पता है व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स विद ईच अदर और आर कंबाइंड विद ईच अदर, तो उनको हम लोग नाम दे देते हैं मिक्सचर्स। क्या नाम दे देते हैं? मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होता है? जब 2 या फिर उससे ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? मिक्सचर्स को फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल कमेंट्स में डाल दो फटाफट से, है ना, कुछ पार्ट तुम्हारा भी तो प्ले होना चाहिए। तो ये है आपके मिक्सचर्स के बारे में बात। अब इसके बाद में आप लोग पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ते हो? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप लोग सबसे पहला पढ़ते हो होमोजीनियस मिक्सचर। क्या पढ़ते हो भाई? होमोजीनियस मिक्सचर। और इसके बाद में दूसरा आप लोग पढ़ते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने पढ़ लिया मिक्सचर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं मिक्सचर्स? व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर। ये क्या होता है भाई? ये आपके होते हैं मिक्सचर्स। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद में क्लासिफिकेशन हो जाती है इनकी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। यहाँ पर आपको ये पिक्चर्स आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी हैं। क्या दिखा दिया है पिक्चर? कि भाई ये शुगर केन है, यहाँ से शुगर क्रिस्टल्स आ रहे हैं आपके पास में, और ये है आपकी मेडिकल लेबोरेटरी जिसमें आपके ब्लड टेस्ट हो रहे हैं या फिर बाकी के इंपॉर्टेंट टेस्ट हो रहे हैं। अब ये पिक्चर्स आपको एनसीईआरटी बुक में क्यों दिखाई गई है? टू शो यू द इंपॉर्टेंस ऑफ मिक्सचर्स, कि एग्जैक्टली मिक्सचर्स का इंपॉर्टेंस है क्या। हर एक चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी खुद की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, खुद की अपनी एक खासियत है। ठीक है, खुद की अपनी एक स्पेसिफिसिटी है। ठीक है, तो ये सब हम लोग मिक्सचर्स के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो एग्जैक्टली क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जिन शुगर क्रिस्टल्स को हम लोग खाते हैं अपनी नॉर्मल या पीते हैं अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में, इसके अलावा नॉर्मल चीज़ों से लेकर जो हमारी डिसीजेस हमारी बॉडी के अंदर फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया अगर हमको हो जाता है तो क्या होता है, वो ब्लड के अंदर से उसको क्या किया जाता है? सेपरेट आउट किया जाता है। उसको देखा जाता है कि हाँ भाई आपके ब्लड के अंदर मलेरिया की प्रेजेंस है। ठीक है, तो जितना भी आपकी बॉडी का बहुत नॉर्मल प्रोसेस से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तक भी मिक्सचर्स के थ्रू आप उसका पता लगा सकते हैं। इसीलिए मिक्सचर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता
है। ठीक है, इसके बाद है इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। ये बेसिकली क्वेश्चन आपकी बुक में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेपोरेशन बेसिकली होता क्या है? इवेपोरेशन होता है किसी भी लिक्विड का चेंज होना इनटू वेपर, किसी भी लिक्विड का वेपर में चेंज होने को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। लेकिन यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, टेम्परेचर इज नॉट स्पेसिफाइड, टेम्परेचर कोई भी स्पेसिफाइड आपका नहीं है। इसके बाद आते हैं हम लोग बॉइलिंग के ऊपर। बॉइलिंग के अंदर भी अगेन आपका सेम है, लिक्विड आपका वेपर में चेंज कर दिया जाता है, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर आपका टेम्परेचर इज कंसर्न्ड, टेम्परेचर इज कंसर्न। क्यों भाई? टेम्परेचर यहाँ पर जरूरी होता है, टेम्परेचर कि हमें अगर हम वाटर को वेपर में चेंज कर रहे हैं या लिक्विड को वेपर में चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को टेम्परेचर पर्टिकुलरली उसको देना पड़ेगा। जैसे कि जो हमारा वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना शुरू हो जाता है। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। आपने अपने सामने पानी गिरा दिया, टेबल पे पानी आपका गिर गया, कुछ देर बाद देखोगे पानी गायब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इवेपोरेशन है, टेम्परेचर किसी भी रेट पर आपका हो सकता है, कैरी आउट हो सकता है। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। 2 तरीकों का होता है, पहला है आपका होमोजीनियस, ठीक है, और दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस। अब इन दोनों को एक बार समझ लेते हैं। जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसके अंदर बेसिकली आपको देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर है आपका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब क्योंकि ये वन शॉट है तो बिल्कुल डिटेल में तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि होता क्या है। तो दोज सॉल्यूशंस और दोज मिक्सचर्स व्हिच आर इन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दे आर कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इनका? एग्जाम्पल आप ले लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस के ऊपर। यहाँ पर कैसा होता है? यहाँ पर होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। क्या होता है भाई? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ये आपका क्या होता है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? सैंड सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा भाई? सैंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप ये तो आप लोगों को क्लियर होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यहाँ पर आपको दे रखा है इसका एग्जाम्पल। ये आपका क्या है? दिस इज योर सॉल्ट वाटर, सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखाया गया है कि इसके अंदर आपका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके अंदर आपको होता है, जो देखने को मिलता है वो है आपका नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। क्या देखने को मिलता है? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर दिखा रखा है सैंड का सॉल्यूशन, यानी कि पानी के अंदर मिट्टी के पार्टिकल्स को डाल दिया गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन सॉरी मिक्सचर्स को पढ़ने के बाद में ये आपके पास में एक एक्टिविटी आती है जिसमें कि आप लोग क्या देखते हैं? आप लोग देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स को। अब ये होते क्या है? सब बहुत ज़्यादा सिंपल। इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। भाई साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं क्या? ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये है आपका ट्रू सॉल्यूशन का लेके, दिस इज वेरी स्मॉल इन द साइज। ठीक है, दूसरा जो आप इसके अंदर इनको एक बार स्पेसिफाई करके लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका ट्रू सॉल्यूशन। अब ये ट्रू सॉल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है? ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, वेरी स्मॉल इन साइज। इसके बाद में अगर आप लोग इसके अंदर देखोगे तो ये जो फर्स्ट वाला आपको डायग्राम दिख रहा है, जो फर्स्ट वाला आपको फिगर दिख रहा है, इसके अंदर अगर आप लोगों ने एक बीम ऑफ लाइट पास की है तो आपको कोई भी पाथ विजिबल नहीं है ना? क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है दे आर नॉट क्लियरली सीन, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं नेक्ड आइज को। ठीक है, नेक्ड आइज जो है इसके पार्टिकल्स को नॉर्मली नहीं देख सकती है। तीसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये सेटल डाउन नहीं करते हैं, डू नॉट सेटल डाउन। ये आपके पार्टिकल्स बैठते ही नहीं है, और जो पाथ होता है दैट इज नॉट विजिबल, पाथ जो होता है आपका वो विजिबल नहीं होता है। ठीक है, आते हैं आपके कोलॉइड्स के ऊपर। अब ये कोलॉइड्स भैया कौन से होते हैं? आपके कोलॉइड्स भैया वो वाले भैया हैं जिनके पास से अगर आप लोग पार्टिकल्स को एक बीम एक लाइट को पास करते हो तो जो पाथ होता है दैट इज स्लाइटली विजिबल, कुछ ना कुछ वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, एक और चीज जो आपके ट्रू सॉल्यूशन होते हैं ये आपके होमोजीनियस पार्टिकल्स या फिर होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस, तो ये पता होना चाहिए आपको। कोलॉइड्स के ऊपर आते हैं तो जो पाथ है दैट इज स्लाइटली विजिबल, पूरा विजिबल नहीं है, थोड़ा सा विजिबल है।
ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग इनके साइज की बात करें तो नॉट वेरी स्मॉल बट नॉट टू बिग, बड़े भी नहीं होते लेकिन छोटे भी नहीं होते, बिल्कुल इंटरमीडिएट साइज के, बिल्कुल बीच के साइज के ये होते हैं। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, इसके भी पार्टिकल्स जो है वो आपको विजिबल नहीं होते हैं। ये आपका होता है हेट्रोजीनियस। क्या होता है भाई? हेट्रोजीनियस। इसके बाद में पाथ इज स्लाइटली विजिबल एंड डू नॉट सेटल डाउन, ये ठीक है। नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? सबसे पहली चीज, ये आपके कैसे होते हैं? दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। सस्पेंशन जो होते हैं दे आर वेरी बिग इन साइज। सस्पेंशन कैसे होते हैं? वो काफी बड़े होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स को आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो, सेटल डाउन कर जाते हैं इफ दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है। और पाथ जो होता है वो उनका क्लियरली विजिबल होता है। तो ये मैंने आपको एक ही स्लाइड पर ट्रू सोल्यूशन, कोलोइड्स और सस्पेंशन तीनों को क्लियर कर दिया है थ्रू दिस एक्टिविटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज नथिंग, यहाँ पर आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर देखने को मिलता है, एक ऐसा सब्सटेंस जहां पर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा देखने को मिलती है। नाउ व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट इज इन लेस अमाउंट। एनी सब्सटेंस विच इज इन लेस अमाउंट इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और एनी सब्सटेंस विच इज इन मोर अमाउंट इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सॉल्यूट, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? तो ये आपका होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी एग्जांपल्स इनके अपने दिमाग में क्लियर होंगे। फिर आता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन में बेसिकली आता क्या है, होता क्या है ये हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। ये है आपकी एक ORS, ठीक है। और एक और आपको फार्मर है जो कि पेस्टिसाइड आपको मिलाता हुआ है, बुक के अंदर दिखा रखा है। क्यों दिखा रखा है बताती हूँ अभी। कंसंट्रेशन बेसिकली होता क्या है? कंसंट्रेशन है कि आपने सोल्यूट कितना डाला है किसी भी सोल्यूशन के अंदर या फिर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। किसी भी सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन के अंदर आप लोग कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हो, दैट इज योर कंसंट्रेशन, ठीक है। दो तरीके का कंसंट्रेशन आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। पहला होता है आपका डाइल्यूट और दूसरा होता है आपका कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड। अब डाइल्यूट क्या होता है भाई? डाइल्यूट आपका वो वाला कंसंट्रेशन होता है जहां पर कि सॉल्वेंट की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है और सॉल्यूट की जो मात्रा होती है दैट इज वेरी लेस। कंसंट्रेशन में इनका बिल्कुल होता है ऑपोजिट, जिसमें कि जो आपका सॉल्वेंट होता है ये काफी कम अमाउंट का होता है, लेकिन सॉल्यूट इज वेरी मच, सॉल्यूट थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर लिया एक बीकर, ये एक बीकर, ये एक बीकर, और यहाँ पर आपने चीनी डाली है 4 स्पून, ठीक है, और पानी है आपका 1 गिलास। लेकिन यहाँ पर अगर आपका पानी 1 गिलास है तो आपने 10 स्पून चीनी डाली है, तो क्या हो रखा है? ये आपका हो गया है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। समझ में आई ये चीज? दिस इज योर कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, दिस इज योर कंसंट्रेशन, ठीक है। एक और चीज, ये आपको फार्मर्स है जो कि पेस्टिसाइड के अंदर पानी मिला रहे हैं। अब अगर कोई भी फार्मर पेस्टिसाइड के अंदर पानी मिलाता है तो उसको एक बहुत डेफिनेट अमाउंट के अंदर पानी डालना है, अदरवाइज जो पेस्टिसाइड है वो वर्किंग नहीं है, सॉरी इफेक्टिव नहीं है। क्लियर हुई ये चीज? तो ये आपका होता है कंसंट्रेशन का इफेक्ट, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होती है तो कंसंट्रेशन पूरे के पूरे सोल्यूशन को ही डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, हाउ डू वी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। तो 3 तरीकों से एक्सप्रेस की जाती है आपकी कंसंट्रेशन। पहला होता है आपका मास बाय मास, दूसरा होता है आपका मास बाय वॉल्यूम, और तीसरा होता है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इन तीनों के आपके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें कि आप मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखते हो और मास ऑफ सॉल्वेंट को नीचे रखते हो। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, मास ऑफ सोल्यूशन को आप लोग नीचे रखते हो एंड मल्टीप्लाई कर देते हो इनकी 100 से। एग्जैक्ट सेम आपका मास बाय वॉल्यूम में होता है, मास ऑफ सॉल्यूट रखते हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो, और एग्जैक्ट सेम आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अंदर होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि अगर 10 ग्राम, ये क्वेश्चन है आपका बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला जहां पर जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज आप रख दीजिए। दिस इज योर एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी इटसेल्फ, तीनों के तीनों एग्जांपल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अब भाई ये क्या होता है? देखो मैंने आप लोगों को बताया था कंसंट्रेशन के बारे में, किसके बारे में बताया था? कंसंट्रेशन के बारे में, कि एग्जैक्टली जो कंसंट्रेशन है वो भाई होती क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डाल रहे हो किसी भी सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन के अंदर। लेकिन एक ऐसा पॉइंट कि भाई अब आप इसके अंदर सॉल्यूट डाल ही नहीं सकते हो। अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है और उस पानी के अंदर अगर आप लोगों ने 20 स्पून ऑफ शुगर डाल दी है, तो अब जो आपका ग्लास है वो 21वीं, वो 21st स्पून को डिसॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि अब वो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है आप उसके पीक पॉइंट पर पहुंच चुके हो,
क्लियर हुई ये चीज? क्या है सॉल्युबिलिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी एक सॉल्वेंट के अंदर आप कितना मैक्सिमम अमाउंट डाल सकते हो सॉल्यूट का, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पर, एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर आप लोग टेम्परेचर को चेंज कर देते हो तो केस कुछ और बन जाता है। तो दिस इज योर सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का आप कितना डाल सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन के अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर, ये आपकी होती है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके अंदर बेसिकली है क्या, एक सोल्यूशन जिसके अंदर अब सॉल्यूट ऐड ही नहीं किया जा सकता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, बहुत आसान डेफिनेशन है। अगर आप टेम्परेचर को ऊपर नीचे करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। ये है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब हम लोगों ने टेम्परेचर की बात की है ना, तो किस तरीके से जो आपकी सॉल्युबिलिटी है दैट इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो सबसे पहले अगर मैं सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डाल देती हूँ, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने ये लिया एक बीकर और इसमें मैंने सॉल्वेंट डाल दिया एक लिक्विड, ठीक है, और ऊपर से मैं इसमें एक सॉलिड का सॉल्यूट डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल ले लिया है वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर। अगर अगर मैंने पानी और चीनी को एक साथ डिसॉल्व कर दिया है और वो अब पहुंच गया है, या फिर जो सोल्यूशन है ये बन गया है अब सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो अगर मुझे इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है, मुझे और भी बहुत सारी चीनी अगर डालनी है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ा दूंगी। तो एग्जैक्टली जब आपके पास में लिक्विड सॉल्वेंट होता है और सॉलिड सोल्यूट होता है, तो इस केस में अगर आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ती है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। क्या बोला मैंने, बहुत सिंपल सी एक स्टेटमेंट मैंने बोली है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो ऊपर लाइन में भी लिखी हुई है। क्या है वो है कि अगर आपके पास में लिक्विड सॉल्वेंट होता है और सॉलिड सोल्यूट होता है, अगर ये दोनों आपके पास में मिलते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप लोगों को जो टेम्परेचर है वो बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर हुई ये चीज? नेक्स्ट है आप लोगों के पास में, अगर अबे तो पहला केस हो गया, ठीक है, दूसरा केस क्या है, ऑन द अदर हैंड अगर आप गैसेस को डिसॉल्व करते हो लिक्विड्स में, यानी कि लिक्विड अगर आपके पास में अगेन सॉल्वेंट है और इस बार आप गैस को नहीं मिला रहे हो, इस बार आप सॉलिड को लिक्विड के अंदर नहीं मिला रहे हो, इस बार आप गैस को मिला रहे हो। गैस क्या है, सॉल्यूट। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है उल्टा। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ इसका। नॉर्मली वाटर के अंदर होता क्या है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्योंकि जो जितनी भी फिशेज होती हैं या आपकी शार्क्स होती हैं, जितने भी आपके एक्वाटिक स्पीशीज होती हैं, ये पानी के अंदर ही सांस लेती है। क्यों लेती है, क्योंकि पानी के अंदर प्रेजेंट होती है क्या, ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं पानी को गर्म कर दूंगी, पानी का टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ा दिया है, तो जितने भी एक्वाटिक स्पीशीज हैं वो एक्चुअल में नहीं रह पाएंगे उस पानी के अंदर, उनको डिफिकल्टी होगी ब्रीथ करने में। क्यों, क्योंकि अगर आप लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। इसका मतलब जो उसके अंदर प्रेजेंट है आपके ऑक्सीजन, उस पानी के अंदर जो आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो काफी, उसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम होनी शुरू हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट वार्म वाटर के अंदर जितनी भी एक्वाटिक स्पीशीज होती हैं वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाती है। समझ में आई ये चीज? तो ये दो केसेस हैं आपके। अगर लिक्विड के अंदर गैस वाला केस है तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी आपकी घट जाती है, और इस वाले केस में अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये होता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी, जो कि ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करा रखी है। यहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस है जिस पे टेम्परेचर है, दिस इज योर वाई एक्सिस जिस पे आपकी सॉल्युबिलिटी है, और ये जो आपका कर्व है इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व। समझ में आई? और इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको बता रखा है ये स्लोप है, ये कर्व है, जो आपको एग्जैक्टली सॉल्युबिलिटी के बारे में बता रही है, किसी भी कंपाउंड की कितनी सॉल्युबिलिटी है उस चीज के बारे में बता रही है। अब है आपके मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब आप लोगों ने जो आपका मिक्सचर्स है वो खत्म कर लिया है। क्या खत्म कर लिया है, जो मिक्सचर्स है एग्जैक्टली वो खत्म कर लिया है कि मिक्सचर्स एग्जैक्टली आपके होते क्या है, इट्स ऑल डन। अब हम लोग मूव करने वाले हैं किसके ऊपर, सेपरेटिंग मेथड्स के ऊपर, कि भाई सेपरेटिंग मेथड्स एग्जैक्टली आपके किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं जिनको आप लोग यूज करते हो टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, आते हैं इसके अंदर। पहला है आपका मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। तो अगर कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर है और अगर आपको वो सेपरेट करना है तो आप लोग सबसे पहला प्रोसेस यूज करते हो क्रिस्टलाइजेशन। अब इसके अंदर आप लोग एक टर्म पढ़ते हो सबसे पहले विच इज योर क्रिस्टल। अब ये क्रिस्टल एग्जैक्टली क्या होता है, क्रिस्टल एग्जैक्टली एक सॉलिड होता है, अ सॉलिड।
क्रिस्टल होता है आपका एग्जैक्टली एक सॉलिड, ठीक है, एक सॉलिड पार्टिकल, एक सॉलिड क्रिस्टल होता है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलरली अरेंज किया जाता है एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर, ठीक है। तो ये आपका होता है क्रिस्टल। अब बेसिकली इसमें है क्या, क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों के पास में सॉलिड सोल्यूट होता है, ठीक है, कैसा होता है, अगर आपका दो दो बार सॉलिड लिख लिया मैंने, सॉरी, अगर आपका सॉलिड सोल्यूट होता है तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, या फिर किस केस में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन को यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन को यूज किया जाता है सिर्फ एक केस के अंदर, कब, जब आपको दूसरा, जो आपको बेसिकली आपके पास में दो कंपोनेंट्स गिवन है, क्या गिवन है भाई, दो कंपोनेंट्स गिवन है, जब आपको एक कंपोनेंट जो है वो नहीं चाहिए लेकिन दूसरा कंपोनेंट चाहिए। क्लियर हुई ये चीज, ये इस वाले केस में आप लोग यूज करते हो क्रिस्टलाइजेशन को, जैसे कि आपका है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब ये एग्जैक्टली भाई है क्या, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, पानी को इवेपोरेट कर देते हैं, जो सॉल्ट हमारे पास में बचते हैं फिर उनको हम लोग क्या करवा देते हैं, रिफाइन करा लेते हैं, है ना। तो ये क्या है आपका सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, रिफाइन से मेरा मतलब है उसको प्योर करा लेते हैं आगे जाके, क्योंकि बहुत सारी इंप्योरिटीज उसमें प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, सॉल्ट के अंदर, ठीक है। तो सी वाटर से हम लोग सॉल्ट को किस तरीके से गेन करते हैं, थ्रू ओनली वन सोल्यूशन विच इज योर क्रिस्टलाइजेशन। कैसे, वाटर को हम लोग इवेपोरेट कर देते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन हमारा कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हम लोगों को क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं। क्लियर हुई ये चीज, दिस इज योर क्रिस्टलाइजेशन। आगे आपको बता रखा है कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, आपको ग्लास रॉड दे रखी है, कॉपर सल्फेट दे रखा है विच इज ब्लू इन कलर, आपको उसको हीट करना है, उसको अच्छे तरीके से करना करते रहना है सैचुरेटेड, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डालते जाओ जब तक और ज्यादा कॉपर सल्फेट इसमें मिक्स ना होने पाए। इसके बाद में वो आपको अलग कर देना है, और ये फिर इसको कूल डाउन कर लो, जैसे ही कूल डाउन हो जाएगा तो आपको इसके क्रिस्टल्स जो है वो अलग खिलते हुए दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट था भी नहीं बताना पर बता दिया। अब आते हैं डिस्टिलेशन के ऊपर। भाई डिस्टिलेशन बेसिकली होता क्या है, शायद इसकी डेफिनेशन भी है, नहीं है, बता देती हूँ क्या होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आप लोग यूज करते हो जब आपको दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना होता है। अब भाई मैंने जब आपको पहले बताया क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, तो वहां पे क्या होता है, आपको एक कंपोनेंट चाहिए तो वो मिल जाएगा लेकिन दूसरा नहीं मिलेगा। व्हाट इफ मुझे सी वाटर में से वाटर भी चाहिए और सॉल्ट भी चाहिए, तो भाई मैं ऐसे केसेस में क्या यूज करूंगी। तो अगर आपको दोनों ही वापस चाहिए, ठीक है, आपने आपने क्या किया, आपके पास दो लिक्विड्स हैं, आपने दोनों गलती से मिक्स कर लिए, तो भाई आपको वो किस तरीके से सेपरेट आउट करने हैं, क्या आप लोग यूज करेंगे उसको सेपरेट आउट करने के लिए, उसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। हमको दोनों ही चीजें यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है, अनलाइक क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक बार वो पढ़ लेते हैं फटाफट से। आपके पास टर्म है मिसिबल लिक्विड्स, तो दोज लिक्विड्स विच आर डिजोल्वेबल, जो कि डिजोल्व कर जाते हैं एक दूसरे के अंदर। एग्जाम्पल आपका यहाँ पर गिवन है एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर एक दूसरे में क्या होते हैं, ये एक दूसरे में मिक्स कर जाते हैं। अब एग्जैक्टली डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन इज वेरी सिंपल टॉपिक। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, ठीक है, जिनके बीच में टेम्परेचर गैप कितना होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुई ये चीज, दिस इज योर डिस्टिलेशन, ठीक है। ये आपको यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है जिससे आपको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर आपके पास दो लिक्विड्स हैं जिनका टेम्परेचर गैप जो है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड एसीटोन बॉइल्स एट 54 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही एसीटोन यहाँ पर ऊपर बॉईल होने लगेगा, हम लोग यहाँ से कंडेंसर के थ्रू इसको पास करा देंगे, कंडेंसर उन वेपर्स को वाटर में चेंज कर देगा और यहाँ पर हम लोगों को एसीटोन अलग मिल जाएगा और पानी आपका इसी बीकर के अंदर रह जाएगा। तो हम लोगों ने दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर दिया बाय यूजिंग द टेम्परेचर गैप विच इज एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। नेक्स्ट है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब भाई इसमें क्या होता है, इसमें आप दो कंपोनेंट्स को अलग कर देते हो, दिस इज पेपर एंड द इंक। इसमें आप दो कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, दो कंपोनेंट को सेपरेट आउट किया जा सकता है बाय स्टडिंग देयर इंटरेक्शन, वो किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके थ्रू आप पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हो और दोनों कंपोनेंट्स को अलग कर देते हो। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिखाई गई, दिस इज योर क्रोमेटोग्राफी पेपर, जहाँ पे दिस इज द लाइन और इस लाइन पर आपने एक इंक का स्पॉट बना दिया और फिर इसको आपने पानी के अंदर डाल दिया है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो पानी है उसके अंदर इंक बेसिकली क्या है, वो वहां पर आपको दिख रही है, क्योंकि इंक जो है वो पेपर को छोड़ना अब उसने शुरू कर दिया है। पेपर को आप लोग, कौन से पेपर को आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटो पेपर को आप लोग यहाँ पे यूज करते हो। फिल्टर पेपर को भी यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हो,
ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास में हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसको बताने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, विच इज कि जो आपके सेपरेटिंग मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, जो आपके सेपरेटिंग मेथड्स होते हैं उन लोगों को, उनको हम लोग किस टाइप से करते हैं। पहला हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है भाई, होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस को तो हम लोगों ने तीन तरीकों से सेपरेट आउट करना देख लिया। पहला था हमारा क्या, क्रिस्टलाइजेशन, दूसरा था हमारा डिस्टिलेशन, और तीसरा था हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी विच इज पीसी। ये तीनों के तीनों हमने देख लिए हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस के ऊपर कि भाई एग्जैक्टली हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को अगर हमें सेपरेट आउट करना होगा तो हम लोग किस तरीके से उसको सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है। आते हैं इसके ऊपर, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब ये टू इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब क्या है। इमिसिबल का मतलब होता है वो लिक्विड्स जो आपस में प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल इज ऑयल एंड वाटर, आपस में घुल ही नहीं सकते हैं। वो कौन सा एग्जाम्पल है ये है आपके इमिसिबल लिक्विड का एग्जाम्पल। क्लियर हुआ। अब अगर हम लोगों को ऑयल और वाटर को अलग करना है तो हम लोग यूज करते हैं इस प्रोसेस को, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेपरेटिंग फनल। क्या बोलते हैं भाई, सेपरेटिंग फनल। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी को और ऑयल को एक साथ लिया, कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, इन दोनों की अलग अलग लेयर्स जो है यहाँ पर फॉर्म हो गई, दिस इज वाटर, दिस इज ऑयल। ठीक है। कुछ टाइम बाद जैसे ही इनकी अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो गई है, ये है आपका स्टॉप कॉक, बेसिकली एक लॉक। जैसे ही यहाँ पर ये लेयर्स आपकी अलग अलग हो जाएंगी, आप स्टॉप कॉक को ऐसे ओपन कर दोगे, जो पानी है वो नीचे आ जाएगा। जैसे ही ऑयल आने वाला होगा, आप स्टॉप कॉक को वापस से बंद कर दोगे। ठीक है। तो ये बेसिक तरीके से आप छल कर रहे हो, लेकिन छल के थ्रू आपके पानी और जो तेल है वो अलग हो जा रहे हैं। क्लियर हुई। तो ये है आपका सेपरेटिंग फनल विच इज वेरी इजी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को में से जो आपके इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके डायग्राम को याद रखना। यहाँ पर आपको बता रखा है अबाउट हाउ गैसेस, कौन कौन से मिक्सचर्स आपके मोस्टली होमोजीनियस होते हैं और कौन कौन से आपके मोस्टली हेट्रोजीनियस होते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब आते हैं सब्लिमेशन के ऊपर। सब्लिमेशन पहले समझ लो होता क्या है। सब्लिमेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कि जो आपका सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में चेंज कर दिया जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर आता ही नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आने का उसको मौका ही नहीं दिया जाता है। ठीक है। इसका वन ऑफ द मोस्ट सबलाइम जो आपका सब्सटेंस है वो होता है कैम्फर। कैम्फर यानी कपूर। कपूर को अगर आप लोग ऐसे धूप में छोड़ दोगे तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप गैस बन के उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। उसके बाद है नेफ्थलीन। ये नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं बेसिकली, जो स्कूल्स में और आपके घर में भी वॉश बेसिन पे यूज की जाती हैं, जो कुछ टाइम बाद अपने आप ही बिना लिक्विड में फॉर्म हुए गैसियस स्टेट में उड़ जाती है। अब ये कैसे यूज हो रहा है, ठीक है, ये होता है इस तरीके से यूज। इसमें बेसिकली होता क्या है, पहले रेड एक ये ले लेते हैं पेन। अब इसमें बेसिकली है क्या, ये आपकी चाइना डिश है, इसमें आप लोगों ने सैंड के पार्टिकल्स डाल दिए हैं और कपूर को क्रश करके डाल दिया है। अब आप लोगों को कपूर जो है वो सैंड पार्टिकल से अलग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही हीट होना शुरू होगा, जो आपके सैंड के पार्टिकल्स है वो ऑलरेडी इसके अंदर ही रहेंगे, लेकिन जो आपके कैम्फर के पार्टिकल्स आपने क्रश करके डाले हुए थे, अब वो वेपर फॉर्म करके इसकी लाइनिंग्स पर चिपक जाएंगे। तो अब हो गया है आपका क्या, सब्लिमेशन प्रोसेस डन। लेकिन यहाँ पर आप लोग दूसरा प्रोसेस देखते हो जिसका नाम होता है डिपोजिशन। क्या होता है, डिपोजिशन। ये दोनों एग्जैक्टली बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से। सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, सब्लिमेशन के अंदर जो सॉलिड है आपकी वो डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, दिस इज योर सब्लिमेशन, जो यहाँ पर आप लोगों ने होता हुआ देख लिया है ना। डिपोजिशन के अंदर क्या होता है, जितने भी आपके गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड में हो जाते हैं कन्वर्ट, यानी बिल्कुल इसका ऑपोजिट। दिस इज योर सब्लिमेशन। ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया कि भाई ये वेपर में कन्वर्ट हो गया जो आपका कैम्फर है, और इसने इनर लाइनिंग पर वो बेसिकली क्या कर गया, स्टिक कर गया। लेकिन अब ये जो गैस पार्टिकल्स है में से ये सॉलिड फॉर्म में, तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे, डिपोजिशन को यूज करेंगे। तो जो इनकी वेपर्स है वो वापस में सॉलिड बन जाएंगी और हमें हमारा कैम्फर वापस मिल जाएगा। तो एक है आपका सब्लिमेशन, एक है डिपोजिशन, जो मैंने आपको बता दिया कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ पर आपको यही चीज एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि आपको यहाँ पर बता रखा है अबाउट अलॉयज के बारे में। अब अलॉयज बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी भी मेटल को नॉन मेटल के साथ में जोड़ देते हो, या फिर किसी भी नॉन मेटल और नॉन मेटल को जोड़ देते हो, या फिर किसी भी मेटल और मेटल को आपस में जोड़ देते हो, तो ये आपका फॉर्म कर देता है क्या, अलॉय। समझ में आया। ये है आपका ब्रास। ब्रास बेसिकली क्या होता है, मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली, ये याद रखना है आपको। ब्रास मिक्सचर होता है किसका, 80% कॉपर एंड 20% जिंक।
इसके बाद में है ब्रॉन्ज, जो कि 80% कॉपर और 20% टिन से मिलकर बना हुआ रहता है। और फिर है आपका स्टेनलेस स्टील, ये एनडीए का भी आया हुआ क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील अलॉय के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, देखो आप लोग इतने बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी अभी से पढ़ रहे हो, तो फटाफट से इसको भी ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लो कि तुम्हें आगे जाके दिक्कत ही ना आए। अगर यहीं से तुम लोगों का बेस बन जाएगा ना, तो तुम्हें इतना डीपली आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। चलो, सस्पेंशंस के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। सस्पेंशंस होते क्या है? वेरी बिग इन साइज, वेरी बिग इन साइज, अगर ये आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में जो चीज है दैट इज योर, दे आर नेक्ड आईज को ये विजिबल रहते हैं, दे आर विजिबल टू द नेक्ड आई, ये बात भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो पाथ होता है दैट इज क्लियरली विजिबल, कैसा होता है? क्लियरली विजिबल। और अगर आप इनके पार्टिकल्स को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो तो दे सेटल डाउन, क्या कर देते हैं? वो सेटल डाउन कर देते हैं। एंड दे आर द पार्ट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दे आर द पार्ट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो ये आपका हो गया है क्या? सस्पेंशंस। क्लियर हुई? चलो, नेक्स्ट है हाउ कैन वी सेपरेट मड फ्रॉम वाटर। इसके लिए हम लोग प्रोसेस को यूज करते हैं विच इज योर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, अब ये क्या होता है मैम? चाय छानते हुए मम्मी ने आपने मम्मी को देखा होगा, मम्मी ने आपको भी देखा होगा, आप लोग थोड़ी ना चाय बनाते होगे, भी 9th क्लास में ही हो, है ना। फिल्ट्रेशन क्या होता है? जब आपकी मम्मी चाय को उसकी चाय पत्ती से, उसकी जिंजर से बेसिकली अलग करती है चांदी का यूज करके, दैट इज योर फिल्ट्रेशन। जहां पर कि आप लोग क्या करते हो, जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली स्केप आउट कर जाते हैं, और जो आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छन्नी के ऊपर रह जाते हैं। तो इसमें आप लोग इस तरह का कैसे यूज करते हो? अगर आपने पानी के अंदर मड डाल दिया, पानी के अंदर अगर आपने सैंड के पार्टिकल्स डाल दिए, तो कुछ टाइम तक आप उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। जैसे ही वो नीचे बैठ जाएंगे तो अब आप लोग क्या करोगे, एक दूसरा बीकर लोगे और उसके ऊपर फिल्टर पेपर रख लोगे, या फिर कोई भी एक फिल्टरिंग सब्सटेंस रख लोगे, और इस पानी को इसके अंदर क्या कर लोगे? फिल्टर कर लोगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको सैंड के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। फिर आप फिल्टर को अलग कर लो, तो पानी से जो आपका मड है वो क्या हो गया? सेपरेट हो गया है। क्लियर हुई? चलो, इसके बाद सेंट्रीफिकेशन है, बहुत आसान है। जब आप कभी भी दो चीजों को एक साथ हाई स्पीड पर रोटेट करते हो, द ओनली कंडीशन इज हाई स्पीड। जब आप लोग कभी भी किसी भी दो सब्सटेंसेस को बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर रोटेट कर रहे हो, तो उनके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी की वजह से होता क्या है एग्जैक्टली, कि जो आपके लाइटर लिक्विड होते हैं वो टॉप पर आ जाते हैं, और जो आपके हैवी लिक्विड्स होते हैं वो रह जाते हैं नीचे। और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? बटर मिल्क से, यानी कि छाछ से हम लोग घी भी इसी प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। या फिर आपकी ब्लड में जो आपके दूसरे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए हम लोग सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। क्लियर हुई ये चीज? चलो, नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफिकेशन वाइडली यूज किया जाता है किसके लिए? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को अलग करने के लिए, जैसे कि आपको अगर रेड ब्लड सेल्स को अलग करना है, प्लाज्मा को अलग करना है, और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में बेसिकली इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको कोएगुलेशन दिखा रखा है, इसमें बेसिकली है क्या? आपके पास में क्या है? एक वाटर है जिसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स डाल दिए हैं आपने। अब देखो कितनी सारी गंदगी है, अब आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? एक एलम डाल दिया है। ठीक है, एलम बेसिकली फिट करी होती है, ठीक है, जो कि वाटर प्योरिफिकेशन का काम करती है। तो जैसे ही आपने एलम को डाला, तो कुछ देर बाद एलम क्या करेगी? जितनी भी इसकी इंप्योरिटीज होगी उसको अपने अंदर सोक कर लेगी, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो पानी ऊपर बिल्कुल साफ हो गया, और कोएगुलेंट ने क्या किया? गंदगी, इसको इंप्योरिटीज को अपने अंदर ग्रास्प कर लिया है। ठीक है, तो ये होता है आपका कोएगुलेशन, जिसमें फिटकरी जो है आपका वो है एक कोएगुलेंट। क्लियर हुई ये चीज? चलो, नेक्स्ट है आपका कोलोइड्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। इनका जो साइज होता है दैट इज योर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इसका साइज होता है, ठीक है, नॉट क्लियरली विजिबल पर स्लाइटली विजिबल होता है इनके पार्टिकल्स का पाथ। क्या होता है भाई? स्लाइटली विजिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों के पास में टिंडल इफेक्ट। अब ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, आपको कि स्लाइटली विजिबल होता है, इंटरमीडिएट इनके पार्टिकल्स का साइज होता है। ये भी आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा डू नॉट सेटल डाउन, सेटल डाउन ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके नहीं करते हैं, डू नॉट सेटल डाउन। क्लियर हुई ये चीज? तो ये आपके कोलोइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाती है। फिर है आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये बेसिकली एक वो फिनोमेना है जैसे बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये बेसिकली क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जहां पर कि आप लोग लाइट को स्कैटर करके
पार्टिकल्स का रास्ता देख पाते हो, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स थ्रू विच वी कैन सी द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये होता है आपका टिंडल इफेक्ट। क्लियर हुई ये चीज? मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर पानी डाल दिया और कुछ पार्टिकल्स डाल दिए सैंड के। अब मैंने क्या किया, ये आपकी टॉर्च रख ली है। अब ये टॉर्च क्या करेगी, यहाँ पे मैंने लाइट की बीम डाल रखी है, बेसिकली लाइट रेज को पास करवाया। अब अगर लाइट रेज इस पार्टिकल्स से स्कैटर, जब स्कैटर पार्टिकल्स का रास्ता मेरे को दिखा पा रही है, वो मेरा होता है टिंडल इफेक्ट। क्लियर हुई ये चीज? तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब लाइट स्कैटर करती है, लाइट फैलती है और उसकी वजह से आपको पार्टिकल्स का पाथ विजिबल हो जाता है, पार्टिकल्स का पाथ विजिबल हो जाता है, वो होता है आपका टिंडल इफेक्ट। समझ में आया? ये था आपका चैप्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के बारे में बता रखा है। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, कोलॉइड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं, ये होता है आपका क्या, सिंपल सी बात है, ये होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज। और कोलॉइड्स के अंदर जो आपका सॉल्वेंट पार्टिकल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्पर्स्ड मीडियम। एंड दिस इज हाउ द चैप्टर्स वन शॉट इज क्लियर, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। आई होप चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल 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 क्लियर होगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना फॉर ऑल द नोट्स, एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर दो और शेयर कर दो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। सो क्लास 9 बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर सो वेल, स्टडी सो हार्ड। थैंक यू।